चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं सेक्शन 2 ऑफ द चैप्टर नंबर 1। अब ये जो दूसरा सेक्शन है, इट डिस्क्राइब्स दी आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी रेवोल्यूशन का स्टार्ट हो जाना। रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे और क्यों तो समझ ही गए क्यों हुई। वो पीछे फर्स्ट सेक्शन में आपने फैक्टर समझ लिए, कॉजेज़ आपने जान लिए, तो जाहिर सी बात है कि क्यों का ही आंसर देंगे। अब तो हमें देखेंगे कि कैसे हुई, क्या व्हाट वाज द प्रोसीजर ऑफ आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। तो अब ये देखो, लुई द 16th हैड टू इंक्रीज टैक्सेस। भाई लुई द 16th को तो टैक्स बढ़ाने पड़े। आप जानते हैं क्यों बढ़ाने पड़े, है ना। जब किंग बना ट्रेजरी खाली मिली, ऊपर से एक अमेरिकन फ्रीडम के लिए वॉर लड़ना पड़ गया, इंडेटेडनेस होगी, कर्जदार हो गया, कोर्ट मेंटेन करना है, वहाँ का डेली का खर्चा है, कहाँ से पैसा आए। एक ही रास्ता है, दैट इज़ टैक्सेस। जो टैक्सेस आ रहे हैं उनसे बात नहीं बन रही, वे कम रह जाते हैं, तो बढ़ाने पड़े। ठीक, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे जान लीजिए कि इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड regime the monarch did not have the power to impose taxes। पावर अकेले को नहीं थी मोनार्क को कि वो नए टैक्स इम्पोज कर सके। नए टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता था वो, ठीक। रेदर ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल। उसे एक बॉडी थी वहाँ पर, उसकी मीटिंग बुलानी पड़ती थी, नाम था स्टेट जनरल। तब वहाँ पास होता था नया टैक्सेस। हालांकि वो एक फॉर्मेलिटी ही थी, फॉर्मेलिटी से ज़्यादा कुछ नहीं था वो, कि भाई मीटिंग बॉडी बुला ली, वोटिंग होगी और वो टैक्सेस वो होता ही था। क्योंकि अब देखो, जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट हैं उन पर तो टैक्स लगना नहीं है, और जब उन पर टैक्स लगना ही नहीं है तो वे तो येस में वोट कर देंगे, फेवर में वोट कर देंगे, कहते हैं बढ़ा दो जी टैक्स, कौन सा हमें टैक्स देना है। तो वे तो ऑलमोस्ट येस हुआ करती थी इस चीज़ की। तो इसके बारे में क्या बताया गया कि द स्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 एस्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या थी ये? एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों एस्टेट्स से रिप्रेजेंटेटिव्स आया करते थे। हावेवर मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग। बस मोनार्क के पास ही तो पावर थी कि मीटिंग कब बुलाई जाए, लेकिन बुलानी पड़ती थी जब टैक्स लगाना हो नया। अब कब बुलाई जाए ये मोनार्क डिसाइड करता है। पिछले मोनार्कों ने बुलाई ही नहीं, इसके बाप और दादाओं ने बुलाई ही दादा, खैर बाप तो इसके किंग बन ही नहीं पाए, है ना। लुई द 15th जो थे वो दादा थे इसके, लुई द 16th के। तो ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर के दौर में मीटिंग बुलाई ही नहीं गई। 150 साल पहले कभी 1614 में मीटिंग बुलाई गई थी, उसके बाद से मीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसने जो मीटिंग बुलाई वो 5 मई 1789 को बुलाई। तो कहाँ? ये रिस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्साई वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स। मतलब एक आलीशान यानी भव्य हॉल वर्साई के महल का। वर्साई मैंने आपको बताया था, राजाओं का महल फ्रांस के वर्साई में हुआ करता था। तो पैलेस ऑफ वर्साई बहुत आलीशान महल है, आज भी बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल पैलेस है, टूरिस्ट प्लेस है। तो वहाँ उनका इंतज़ाम किया गया था, भी डेलीगेट्स आएंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ तैयार। तो हुआ क्या प्रोसीजर था, मैंने जैसे बताया आपको, द फर्स्ट एंड द सेकेंड एस्टेट्स सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच। दोनों स्टेट से 300 जो लीडर हैं वे आ गए। इनके लिए बैठने की व्यवस्था की गई। हु वर सीटेड इन रो फेसिंग ईच अदर इन द 2 साइड्स। किंग बीच में, एक तरफ के रो में बैठ गए 300 फर्स्ट एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स, दूसरी साइड बैठ गए
सेकंड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स। बचे कौन? थर्ड एस्टेट के, जो 600 थे। ये 600 मेंबर्स हैड टू स्टैंड एट द बैक। इन्हें बेचारों को जगह, बैठने की भी जगह नहीं दी, खड़े रहे, ये खड़ा होकर इनको बात करनी पड़ी अपनी। लेकिन इस बार डिफरेंस था। द थर्ड एस्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। इस बार वे अमीर लोग आए थे, मिडिल क्लास वाले, एजुकेटेड भी थे, मिडिल क्लास के लोग, प्रॉस्पेरस भी थे, और फिलोसफर्स ने ट्रेंड करके भेजे थे कि भाई ये देखो, ये बात करना। आपने फिलोसफर्स के बारे में जान ही लिया, जो डेमोक्रेटिक बातें उन्होंने कह दी थी। इसके अलावा जो पेजेंट हो या फिर आर्टिसन हो या कोई छोटे मोटे काम करने वाला और साथ में वुमेन, इनको तो एंट्री थी ही नहीं, ना ही वे रिप्रेजेंटेटिव थे। लेकिन उनकी परेशानियों एंड ग्रीवियंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स। लेके आए थे, कोई 40,000 खत थे इनके पास परेशानियों के और उनकी डिमांड के। दे के भेज दिए उन्होंने भी कि ले जाओ जी, हमें ये परेशानी है, हमें ये परेशानी है, भाई आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, जाकर हमारे किंग को बोल देना जी, ये नहीं हो रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें टैक्स ज़्यादा लगता है, हमें पैसा नहीं मिलता, हमें ब्रेड नहीं मिलता, बहुत परेशानियाँ थी भाई। 40,000 टैक्स लेटर लेके आए थे। उम्मीद तो थी कि भाई इस बार हमें सुना जाएगा, लेकिन हुआ क्या? Voting in the estate journal in the past had been conducting according to the principle that each estate had one vote. अजीब तरीका था ये। रिप्रेजेंटेटिव 300, सेकंड के भी 300, थर्ड के 600, लेकिन हर एस्टेट की वोट एक, सब मिलके एक वोट दो, एक फर्स्ट एस्टेट की, एक सेकंड की, एक थर्ड की, 3 ही वोट। ये पास्ट में हुआ था कभी, तो वही बात इसे याद दिलाई गई लुई 16 को कि जी पिछली बार तो इस तरह से वोटिंग हुई थी और आप इस बार भी ऐसे ही कराना। अगर आपको नए टैक्स इंट्रोड्यूस करने हैं तो यही कराना पड़ेगा आपको इस तरह से ही, क्योंकि इससे क्या होगा कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट तो यस में वोट कर देंगे, थर्ड फिर नो में करता रहे, मेजोरिटी से जीत जाओगे, आपका टैक्स इम्पोज हो जाएगा। अगर आपने दूसरा तरीका अपनाया तो गड़बड़ हो जाएगी। उसने कहता ठीक है, लुई ने भी ये कह दिया ठीक है, इस तरह से करेंगे। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। असेंबली थर्ड एस्टेट वाले अड़ गए, बोले ऐसे नहीं करेंगे, हर आदमी एक वोट देगा, हर मेंबर सिंगल वोट देगा, इंडिविजुअल। हम उस तरह से वोटिंग चाहते हैं इस बार। इस बात पे किंग ने मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि 600 हैं, सब ने हाँ भी कर दी ना भी कर दी तो टाई हो जाएगा, वैसे भी फिर भी इम्पोज नहीं हो पाएंगे, प्रपोजल पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि वे कुल मिला के 600 या अकेले 600, तो फिर भी गड़बड़ रह जाएगी। तो किंग ने कर दिए मना। अब यहाँ ये जो बात आई, ये जो लेके आए, ये जो हर आदमी एक वोट दे, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल दिया था रूसो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, कि हर आदमी को पॉलिटिकल राइट होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। तो उसी बात को, प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इन्होंने कहा भाई हम हर आदमी सिंगल वोट देगा, हम कलेक्टिव वोट नहीं देंगे। तो मैंने क्या कहा कि किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट वॉकड आउट। वॉकआउट करने का मतलब ये होता है कि उठ के चले जाना, पार्टिसिपेट ना करना उस प्रोग्राम में। अब निकल गए तो फिर वो प्रपोजल ही पास नहीं हो पाया, क्योंकि थर्ड एस्टेट तो अब वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, वोटिंग क्या होगी। अब ये लोग 1.5 महीना वेट करते हैं, और वेट करते हैं। इनके साथ कुछ थे, कुछ नोबल और कुछ क्लर्जी इनके साथ सपोर्ट में थे, जिन्हें जो चाहते थे कि ठीक ये थर्ड एस्टेट को उनके राइट्स और उनके जो डिमांड्स हैं वो पूरी हों, कुछ सपोर्ट में थे। खैर, तो फिर से गए ये किंग के पास 20 जून को।
20 जून को जब किंग से मिलने गए तो किंग ने मिलने से मना कर दिया, पैलेस में घुसने ही नहीं दिया। अब पैलेस में नहीं घुस पाए तो ये लोग कहीं और पहुँचे। वर्साय में ही महल के अंदर ही एक इंडोर टेनिस कोर्ट, टेनिस जानते ही होंगे आप, टेनिस का गेम होता है, तब भी खेला जाता था। वो कोर्ट तब इंडोर था इनके पास, तो एक मतलब एक हॉल है बड़ा, काफ़ी बड़ा हॉल हो जाता है। ये लोग उसमें चले गए, ठीक है। और वहाँ जाकर इन्होंने कहा भी किंग तो हमसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन हम किंग को मजबूर करेंगे कि वो जैसा हम चाहते हैं वैसा करें। तो ये लोग 20 जून को ही असेंबल्ड इन द हॉल इन द इंडोर टेनिस कोर्ट ग्राउंड ऑफ वर्साई, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के नाम से अपने आप को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा ग्रुप आज से नेशनल असेंबली है और हम ही अपने देश का रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्योंकि 98% को तो यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई। और साथ इसी दिन इन्होंने कसम खाई, स्वर किया, लिखा ना स्वर नोट, स्वर मतलब स्वेयर की सेकंड फॉर्म है, स्वर नोट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। इन्होंने कसम क्या खाई कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ना बना लें, फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ना बना लें, तब तक हमारी जो है ये ग्रुप है ये टूटेगा नहीं, डिस्पर्स नहीं होंगे हम, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर हम किंग से एक्सेप्ट करवाएंगे इसे। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हैं ना आप, कॉन्स्टिट्यूशन का होने से क्या होगा कि किंग मोनार्की पावर जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है, उसको फिर हर चीज़, हर एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। वो अपनी तरफ से कोई अपना फैसला नहीं ले सकता, कानून से बाहर फैसला नहीं ले सकता फिर वो। अब तक तो ऑटोक्रेटिक है भाई, जो चाहे वो करे, ये डिस्पोटिज्म होता है, मतलब जो चाहा वो किया, वो डिस्पोटिक हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर जो चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे। तो मोनार्क्स ने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन अपने यहाँ रखा ही नहीं। हालांकि ब्रिटेन में इससे पहले एक मतलब एक मैग्ना कार्टा के नाम से बना लिया था उन लोगों ने, और उसके अकॉर्डिंग चलता था वहाँ का संविधान, वो उनसे पहले हो चुका था। 1688 में ये काम हो चुका था ब्रिटेन में, लेकिन प्रॉपर डेमोक्रेसी वहाँ उस तरह से नहीं आई थी। तो जो ये लाना चाह रहे थे उस तरह की वो अलग चीज़ है। खैर, तो अब इस असेंबली के अब लीडर देखेंगे ना, तो आप समझ जाएंगे कि कितना डिफरेंस है। लिखा है कि देवर लेड बाई मिराबियो एंड आबेसिए, मिराबियो एंड आबेसिए, सीए कहते हैं इसको, आबेसिए। अब ये दोनों लोग कौन हैं? जैसे मिराबियो है, मिराबियो वाज बोर्न इन ए नोबल फैमिली, ये नोबल है, सेकंड एस्टेट का मेंबर है, बट वाज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। लेकिन था सपोर्ट में थर्ड एस्टेट के, और चाहता था कि ये जो प्रिविलेज का सिस्टम है ये ख़त्म हो जाए। ही ब्रोट आउट ए जर्नल मतलब एक काइंड ऑफ अखबार को होते हैं, एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीच टू द क्राउड्स असेंबल्ड वर्साई। इसने स्पीच दी है वहाँ खड़े होके, पावरफुल स्पीच दी है, लोगों को इसने एक तरह से मोटिवेट किया कि बनाओ तुम कॉन्स्टिट्यूशन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जब ऐसा आदमी जो सेकंड एस्टेट से बिलोंग करता हो और वो थर्ड एस्टेट का सपोर्ट करने की कोई कोशिश करे, तो जाहिर सी बात है उन लोगों तो लीडर मान लेंगे उसे। वे मान लिया लीडर को कि आप हमारे लिए नेता हो, आप हमारे नेता हो, जैसा आप कहोगे वो करेंगे हम। तो ऐसे ही आबेसिए कौन है? आबेसिए ओरिजिनली प्रीस्ट, फर्स्ट एस्टेट का मेंबर है, प्रीस्ट है। उसने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट भी लिखा है, व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट, इस नाम से। पैम्फलेट मतलब छोटे छोटे पोस्टर होते हैं गलियों में, कहीं भी चिपका दिए जाते हैं। तो ये दो लोग, एक फर्स्ट एस्टेट से एक सेकंड एस्टेट से, इसके लीडर बन गए, इनको सपोर्ट मिल गया। इन्होंने इन्हें मोटिवेट किया कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, किंग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
अब ये बनाने में बिजी हो गए तो, और हालात ऐसे बने हैं कि किंग को फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करना पड़ा। क्या हालात बने वहाँ पर, लिखा है कि वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्साई, तो वर्साई में बिजी हो गए भाई, चलो बनाए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दो, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीथड विद टर्मोइल, बाकी फ्रांस में हंगामे चल रहे थे, पूरी टेंशन थी। टर्मोइल मतलब एक हंगामा मान लीजिए, अब हंगामा होता है। हुआ क्या कि ए सेवियर विंटर हैड मेंट बैड हार्वेस्ट, फिर सब सर्दियाँ बड़ी बुरी हुई, सर्दियाँ बुरी हुई तो फसल ख़राब हुई, फसल ख़राब हुई तो द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज़, ब्रेड के प्राइस राइज हुए तो बेकर सिचुएशन का फ़ायदा उठाते, सप्लाईज होल्ड कर लिया करते, कह देते नहीं ब्रेड है ही नहीं, या महंगा, उसे महंगा बेचने की कोशिश करते। ऐसे में कभी कभी जैसे घंटों तक लाइन में लगकर एंग्री और जो मूवमेंट थी वो दुकानों में घुस जाया करती, तोड़ फोड़ करके ब्रेड लूट लेके ले जाया करती थी। वे करेंगे ऐसा, बस नंबर आया, आपको पता चला ब्रेड ख़त्म हो गई, किसी ने बता दिया कि नहीं ब्रेड ख़त्म नहीं हुई है, अंदर छिपा रखी है इसने, बस सब गुस्से में आ गए, लो भाई तोड़ फोड़ कर दी, क्या कर, उठा के ले गए ब्रेड उसकी। अब ऐसे उसने शिकायत की ऐसे दुकानदारों ने, तो किंग ने क्या व्यवस्था बनाने के रखने के लिए वहाँ पे ट्रूप्स भेज दिए पेरिस में। वो आपने सबसे पहले पढ़ ही लिया था कि ट्रूप्स भेज दिए। अब भेजे तो क्यों, कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। अफवाह क्या फैली कि गोली चलाएंगे लोगों पर जिन्होंने ब्रेड लूटी है, या जिन्होंने कोई भी किसी तरह का ऐसा कानून तोड़ा या तोड़ेगा जो, उस पर गोली चलेगी। इसलिए 14 जुलाई को आपको पता ही है लोगों ने तोड़ फोड़ करी, बास्टिल तोड़ दिया। अब 14 जुलाई को तो हो गया जो कुछ होना था, वो तो आपने जान ही लिया। कंट्री साइड में बात पहुंच गई, गाँव में ही पहुंच गई बात। यही इस तरह के रूमर्स वहाँ भी फैले और गांव-गांव में फैल गए। क्या फैले कि लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स, मतलब गुंडों के ग्रुप हायर कर लिए हैं जागीरदारों ने, हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, ये पकी फसलों को वे डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं आपकी। अब हुआ क्या, कोर्ट ने फ्रेंजी ऑफ फियर, डर भी और गुस्सा भी। पेजेंट्स ऑफ सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड होज एंड पिच फोक्स। अब होता है ना, वो मरता क्या नहीं करता भाई, जब मरना ही है तो मार के मरेंगे ना। तो हुआ क्या, पेजेंट्स ने अपने औजार उठाए जो खेती के थे, फावड़े, पिच फोर्क वो होता है जिससे भूसा ढोते हैं। बच्चों गांव के जो बच्चे गांव में रहते हैं तो जानते हों, जो इससे भूसा ढोते हैं, 4 फिंगर होती हैं उसमें। वैसे फोर्क जैसा दिखाई देता है, सभी के लिए बता दूं मैं, एक फोर्क जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है खेती का, भूसा ढोया जाता है इससे। तो इसे उन्हें उठा के चल दिए और चैटू पे अटैक कर दिए। चैटू मतलब इन जागीरदारों के घर हैं, किले नुमा घर होते थे। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन एंड बर्नड डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मैनोरियल ड्यू। एक तो उन्होंने जो वहाँ गेहूँ ग्रेन उन्होंने रख रखे थे सब लूट लिए, ऊपर से जो इनके नाम से कुछ कर्ज था, वो डॉक्यूमेंट्स जो थे उनके पास वे जला डाले। और ऐसा यहीं नहीं हुआ, ऐसा इंडिया में भी हुआ है। इंडिया में भी किसानों ने अपने महाजनों पे हमले कर दिए, महाराष्ट्र की तरफ की बातें हैं, और उनके डॉक्यूमेंट्स उठाकर सब जला दिया करते थे। तो इसके डर से कई नोबल तो अपने घरों से भाग गए, और उनमें से कई तो दूसरे कंट्री जा पहुँचे, है ना, लिखा ना, मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज, दूसरे पड़ोसी देशों में जा पहुँचे। तो इस तरह से ये 14 जुलाई और उसके बाद की बातें हैं, कुछ आगे मतलब चलती रही ये हालत, पूरे फ्रांस के ख़राब हो गए। हालांकि कुछ जगहों पे तो कुछ नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ आप देखिए इस मैप में, अपनी बुक में मैप देख लेना आप, ये अगर इसमें क्लियर ना हो तो इसमें एक पॉइंट 2-3 चीज़ें बताई गई हैं। रीजन्स नॉट इफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर, ग्रेट फियर कहते हैं उसको, जो गाँव में फैला। तो जो ग्रीन देख रहे हो आप, इसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यहाँ कोई मतलब ही नहीं था ग्रेट फियर का। और एरियाज़ ऑफ एग्रेरियन रिवोल्ट अर्ली 1789,
मतलब जहाँ 89 से पहले भी रिवोल्ट हुई हैं वो एरिया 2-4 जगह पर हैं जो कि ऑरेंज में दिखाए गए हैं। और फिर जो जहाँ से डर शुरू हुआ, अफवाहें शुरू हुई या लोग चले चारों तरफ को, वो एपिसेंटर इसमें सर्कल के अंदर डॉट बना कर समझाया गया है, दिखाया गया है। जैसे कि एस्ट्री, रोमिली, है ना, फ्लोरेंटीन, लाफार्टे, नानते, लुहान, रफेक, इन जगहों से डर ये जो फियर है ये इसके एपिसेंटर है, यहाँ से चला है। और जो एरो बनाए गए हैं स्प्रेड ऑफ ग्रेट फियर, किधर को फैला वो। तो जो वाइट देख रहे हो आप फ्रांस के अंदर इसमें मैप में, सारा एरिया ग्रेट फियर से प्रभावित था, यानी यहाँ पर ग्रेट फियर का असर था। ठीक है, तो इस तरह से ये 14 जुलाई और मतलब 5 मई से लेकर 5 मई को कुछ हुआ, फिर 20 जून को कुछ हुआ, फिर जुलाई में कुछ हुआ, और इस तरह से फ्रांस में हंगामों पे हंगामे और टेंशन पे टेंशन बढ़ती चली गई।